Everyone, welcome back. Today we shall be starting off with chapter 9, that is biomolecules. Now, moving ahead with biomolecules, we will first of all start with the introductory part. So when we talk about the living organisms, those are made up of an array of molecules, that is different molecules come together, and molecular aggregates which by themselves are not living but are performing the living functions. So इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दोज इज मेड अप ऑफ दैट इज मॉलिकुलर एग्रीगेट्स. बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स साथ में आके हमारे बॉडी बनाते हैं. हमारा एक सिंगल सेल भी जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स मॉलिक्यूल से बनता है. सो एग्रीगेट्स, मॉलिकुलर एग्रीगेट्स विच बाय देमसेल्व्स आर नॉट लिविंग. ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि समझ लो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये जो वगैरह मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड होता है, अमीनो एसिड होता है, ये सारे जो होते हैं वे दोज आर नॉन लिविंग. बट वो बनाते क्या है, दे हेल्प इन परफॉर्मिंग व्हाट, लिविंग फंक्शंस. जो हमारा एक सेल है वो लिविंग कहलाता है. वो सेल बना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह से. फाइन. और भले वे लोग नॉन लिविंग हैं बट वो सेल को क्या करते हैं, लिविंग फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. फाइन. These molecules found in the cell of the living organism are known as biomolecules. So ऐसे जो molecules जो हमें सेल के अंदर मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, वैसे molecules को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स. सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, वैसे को बोलेंगे, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स. अब उनके प्रॉपर डेफिनेशन की जब हम बात करें तो क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंसेज दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसे मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एक सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन देख लो, तो प्रोटीन, लिपिड्स, फाइन, तो दैट इज उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको फंक्शन परफॉर्म करने में भी यही मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं एंड आर वेरी एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. समझ लो ये सारे हैं ही नहीं, प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड नहीं है, डीएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो क्या हमारा एक सेल बन पाएगा? क्या वो फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी. सो दैट इज वाई दोज आर टर्म टू बी एज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल, दैट दोज आर द ones which helps in performing the structure, making the structure and performing various function of the living organisms. Therefore biomolecules are very important for the existence of life. Biomolecules होंगे तभी हमारे बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर होगा, सेल का स्ट्रक्चर होगा तभी उन मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारा सेल फंक्शन कर पाएगा और तभी हमारी पूरी बॉडी परफॉर्म कर पाएगी एंड तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे. फाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मॉलिक्यूल्स आर very important. Now all the elements which are present in a sample of the earth's crust are also present in the sample of the living tissue. जैसे कि आप अर्थ क्रस्ट ले लो और उसमें से डिफरेंट एलिमेंट्स ले लो, तो वही सेम एलिमेंट्स अपने बॉडी में भी मिलेंगे. जैसे कि अर्थ क्रस्ट में है कार्बन है, अर्थ के क्रस्ट में समझ लो दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे कि नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है. अर्थ की क्रस्ट की नहीं तो पूरे अर्थ की एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे तो सारे जो होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह वगैरह, तो वही चीज़ों से हमारा लिविंग सैंपल भी बना होता है. तो बेसिकली वो किसकी वजह से, तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स जो आपने 9th में पढ़ी होगी. तो वो जो साइकिल्स होती है वो क्या करती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेके प्लांट्स में, प्लांट से फिर वो जाएंगे एनिमल्स में, एनिमल्स फिर डीके हो जाएंगे प्लांट और एनिमल, तो वापस वे एटमॉस्फेयर में. तो वैसे करते करते ये न्यूट्रिएंट साइकिल होते रहते हैं और वही एलिमेंट्स हमें अर्थ क्रस्ट में और लिविंग टिश्यू में भी देखने को मिलते हैं. फिर जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं फाइन, तो हम क्या देखते हैं दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ्स क्रस्ट. मतलब में जब हम कंपैरिजन करते हैं किसकी, तो अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइन, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट से हमारे बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलता है. सो बेसिकली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर किससे बने हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फाइन. जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई उनमें परसेंटेज बाय वेट देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं परसेंटेज बाय वेट इन दी अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी. तो हाइड्रोजन देख लो तो अर्थ क्रस्ट में है 0.14 और हमारे बॉडी में है 0.5. फाइन.
सिमिलरली हम देख सकते हैं कार्बन, तो कार्बन है 0.03 इन द अर्थ क्रस्ट, पर ह्यूमन बॉडी की बात करो तो 18.5। वैसे ही ऑक्सीजन है 46.6 इन द अर्थ क्रस्ट, पर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 65% बाई परसेंटेज बाई वेट। तो यही है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फाइन, जैसे कि हम उसका एक पर्टिकुलर 1 ग्राम जितना ले लो, समझ लो जैसे कि 1 ग्राम हमने अर्थ क्रस्ट का कोई सैंपल लिया है तो उसमें हम हाइड्रोजन देखेंगे 0.14 ग्राम्स बराबर। और कॉन्ट्रैरी हम दूसरा देख लें तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी का हमने लिया है तो उसमें हम देखेंगे 0.5% ऑफ हाइड्रोजन, तो ज़्यादा किस में हुआ, तो ह्यूमन बॉडी में। तो वही कहना चाहते हैं, इसी ये कहना क्या चाहते हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी बॉडी है वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बनी हुई है। फिर दूसरा हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। सिमिलरली हम बात करें ह्यूमन बॉडी में तो 3.3, सल्फर है तो 0.03, ह्यूमन बॉडी 0.3, तो ये आपको देख लेना है। फाइन, और ह्यूमन बॉडी सिलिकॉन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा, दैट इज़ 27.7 और हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। तो दिस इज टू बी जस्ट अंडरस्टूड एंड स्टडी अबाउट दिस फर्स्ट 3। फाइन, नाउ तो वही चीज़ है कि वैसे ही एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमें अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलते हैं वैसे ही एलिमेंट्स हमारे बॉडी में भी देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे बॉडी में कुछ ज़्यादा ही है। फाइन, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज we consider a cell as the simplest form of life, and all the cells actually contain various types of molecule। ये हमें पता है कि सबसे simplest form of life क्या होता है, तो एक सेल है। फाइन, एंड ऑल द सेल्स एक्चुअली कंटेन्स वेरियस, एक एक सेल की हम बात करें तो उसमें बहुत तरह तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फाइन, inside the cell, substances or molecules perform various functions and collectively they form the cellular pool। फाइन, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, सेल्यूलर पुल। नाउ एक सेल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि क्या बात करें, एक सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत बहुत फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और कलेक्टिवली सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, फिर अमीनो एसिड्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड है, सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे कुछ नहीं, सेल्यूलर पुल। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर पुल। कलेक्टिवली ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल इज टर्म टू बी एज सेल्यूलर पुल। फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्यूलर पुल की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मिलके, या फिर कंपाउंड्स या फिर आयंस, सो जो सारे मिलके बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स हैं, आयंस है, प्रेजेंट इन अ सेल इज नथिंग बट द सेल्यूलर पुल। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स एंड आयंस, फाइन, एक सेल में जो प्रेजेंट होते हैं वो। अब मॉलिक्यूल्स जो हम बात करते हैं एक सेल के अंदर, तो एक सेल के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो हमने क्लासिफाई किया है उसको 2 टाइप में। जैसे कि ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, हम दूसरा क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। ऑल द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल फॉल्स इनटू 2 ग्रुप, दैट इज वन इज ऑर्गेनिक एंड द अदर इज इनऑर्गेनिक। फाइन, जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। जैसे कि हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मटेरियल जो डिग्रेड हो सके, डीकम्पोज हो सके, ब्रेक डाउन हो सके, और इनऑर्गेनिक मतलब में जो ब्रेक डाउन ना हो पाए, तो उन्हें हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री की बात करें तो हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक कंपाउंड किनको बोलते हैं, जो कार्बन से नहीं बना है, और ऑर्गेनिक मतलब में जिनका मेजर कंपोनेंट बैकबोन ही होता है कार्बन। फाइन, और यही चीज़ याद रखनी है कि जो कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं वे ही डिग्रेड हो सकते हैं, वे ही ब्रेक डाउन होते हैं ज़्यादातर। सो दैट इज़ बायोलॉजी की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक मतलब में जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। सो ऑल द मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक सेल के अंदर, जिनको हम क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। फिर तो उन सारे को मिला के
वो जो सारा सब्सटेंसेस हैं, सारे सब्सटेंस, सारे मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड, सारे आयंस जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे सेल्यूलर पूल। अब जब हम बायोमॉलिक्यूल्स, जब सिर्फ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल दो तरह के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन्स। इनऑर्गेनिक की बात करें तो मिनरल, सॉल्ट, वाटर। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी में, वे कैसे बनते हैं, उनका सिंगल यूनिट कैसे होता है, फाइन, उनका काम क्या होता है, वही चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। फाइन, तो क्यों पढ़ना ज़रूरी है? इट इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू नो कि हमारे सेल काम किसकी वजह से कर रहा है। प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या होता है, लिपिड है तो वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है तो व्हाट इज इट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फाइन, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल्स हैं, सॉल्ट है, वाटर है, वगैरह वगैरह को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फाइन, moving ahead with the next classification, that is depending upon the molecular weight and solubility. molecular weight और solubility के हिसाब से दूसरा classification है of the molecules. तो molecules on the basis of molecular weight, कितना weight है उसका, और solubility, किस में वो soluble है, किस में नहीं है, on the basis of it the molecules are further of two types, that is micromolecules and the other one is macromolecules. माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अब छोटा किस सेंस में, तो उनके वेट के हिसाब से, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉल साइज्ड हैं। स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने बॉडी में, केमिकल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हायर सॉल्युबिलिटी। अब उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है बट उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ज़्यादा है, तो उनको हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो ऑपोजिट है, तो लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स chemical molecules having high molecular weight and low solubility and complex conformation, मतलब में conformation मतलब में उनका जो structure होता है वो भी complex होता है। large size complex chemicals हैं, high molecular weight होता है, मतलब में high molecular weight या फिर yes high molecular weight होता है, solubility कम होती है और complex structure होता है उनका। अब जब हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनके एग्जाम्पल है वाटर, गैसेस, मिनरल्स, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, वे जो वगैरह है वे सारे के सारे क्या हैं, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, तो जैसे कि समझ लो कार्बोहाइड्रेट है, जो किन से बनता है, तो भाई छोटे छोटे शुगर्स मिलके बनती हैं बड़ी कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही प्रोटीन किससे बनता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड की चेन्स ग्रुप अप हो जाती हैं और फिर वो ये एक चेन है, दूसरी चेन, ऐसे बहुत सारी चेन मिलके बनाती हैं बड़ा सा प्रोटीन। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड है, मतलब में अपना डीएनए जो है, अपना आरएनए जो है, वो सारे कहलाते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है और फिर बनता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब में डीएनए और आरएनए। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, sugar, what minerals, etc. Fine. So on the basis of molecular weight and solubility, those are of two types, micro and macro, and on the basis of that is either they are the ones which can be broken down, मतलब में जो break down हो सकते हैं, decompose हो सकते हैं, and on the basis of either they can be decomposed or not, they are again of two types, organic and inorganic. Fine.